जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले वेव को डिफाइन करते हैं कि आप वेव कहते किसे हैं, वेव होती क्या है, एंड एक वेव फॉर्म किस तरह होती है। लेकिन जब भी हम वेव का नाम सुनते हैं ना, ठीक है, तो हमारे जहन में एक ये साइनसॉइडल बिहेवियर आता है। ठीक है, हमारे जहन में वेव इस तरह बनकर आती है, हालांकि ये गलत नहीं है। ठीक है, दिस इज अ वेव। ठीक है, लेकिन दिस इज अ वेव बिहेवियर। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकली बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि हमारे इतनी डिटेल है नहीं, लेकिन स्टिल समझेंगे कि जनरल जो वेव्स होती हैं वो आपके पास एग्जैक्टली इसी शेप की नहीं होगी। ठीक है, वेव आपके पास मल्टीपल शेप्स की हो सकती हैं एंड टू डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई एक इस टाइप का बिहेवियर बना हुआ है तो इसको भी मैं वेव ही कहूंगा, ये भी मेरे पास एक वेव है। अगर मेरे पास कोई इस टाइप का बिहेवियर बना हुआ है, ये भी मेरे लिए एक वेव है। सही है, या फिर मेरे पास कोई इस टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो ये भी एक वेव है। समझने वाली बात यह है कि वेव किसे कहते हैं। सबसे पहले वेव आप कहते हैं एक एनर्जी कैरियर को। ठीक है, वेव इज अ मीडियम, मीडियम एग्जैक्टली नॉट अ मीडियम, बट वेव इज बेसिकली एन एनर्जी कैरियर। वेव कैरीज एनर्जी। नाउ यू हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेव जिसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैरी हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यू हैव मैकेनिकल वेव्स जिसमें आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कैरी होगी। यू हैव लाइट वेव जिसमें लाइट एनर्जी कैरी हो रही है। यू हैव रेडियो वेव जिसमें रेडियो सिग्नल्स कैरी हो रहे होंगे। यू हैव साउंड वेव जिसमें साउंड एनर्जी कैरी हो रही होती है। ठीक है, इवन यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी कैरी हो रही होती है। रिसेंटली हम लोगों ने तमाम क्लासेस जहाँ जहाँ आप सब सारे बच्चे बैठे हुए हो, रिसेंटली हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग करंट्स का एक टॉपिक पढ़ा था। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में मतलब आपने एसी जनरेटर के अंदर देखा होगा, एसी जनरेटर वुड वाज ऑफ दिस शेप आल्सो। ठीक है ना, एक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल बन रहा था जो आपके पास करंट जनरेट होता है, तो वो वहां पर आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग वेव की शेप में आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैरी हो रही थी। तो सबसे पहले वेव जो है दैट इज एन एनर्जी कैरियर। दूसरी बात जो आपने समझनी है कि वेव इज फॉर्म ड्यू टू द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस या फिर पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, पीरियोडिक वाइब्रेशन या पीरियोडिक डिस्टर्बेंस का मतलब है, लफ्ज पीरियोडिक को पहले समझते हैं। एनीथिंग इज सेड टू बी पीरियोडिक जब वो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक है, जब एक मोशन जो है वो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा हो, बिल्कुल वैसे ही बार बार रिपीट हुए चले जा रहा हो, उसे आप पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेव की ही बात करूं तो आप देखो वेव का ये एक कंप्लीट वेव होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा रिपीट होगा, फिर ये दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ये शेप जो है, ये जो मोशन है, ये कंटिन्यूसली रिपीट हुए चले आ रहे हैं आफ्टर एवरी साइकिल। साइकिल इसे कहेंगे जब ये एक कंप्लीट इसने जो है वो रोटेशन ली या जो भी इसने फॉर्म किया, तो एक दोबारा ये। तो वेव इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय पीरियोडिक मोशन। तो कोई भी ऐसी चीज, जितने भी इस वक्त मैंने रैंडमली शेप्स बनाए थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक पीरियोडिक मोशन था, एक पीरियोडिक मूवमेंट था। ठीक है ना, मतलब रिपीटिशन ऑफ पैटर्न्स था। तो जहां पर रिपीटिशन ऑफ पैटर्न्स आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक इंटरवल हो उसे आप वेव बिहेवियर कह रहे होते हो। ठीक है, तो वेव आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब चाहे वो वाटर वेव्स की बात करूं, चाहे वो लाइट वेव्स की बात करूं, चाहे वो साउंड वेव्स की बात करूं, वहां पर वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रस्सी है, उस रस्सी को एक एंड से मैंने पकड़ रखा हुआ है, एक एंड से मैंने पकड़ रखा हुआ है और दूसरे एंड से जो है वो मैं उसको क्या कहते हैं, दूसरा एंड लेट से फ्री टू मूव है। ठीक है, और उसको मैं पीरियोडिकली अप एंड डाउन मूव करना शुरू करते हैं। सो दिस इज द पीरियोडिक मोशन जो कि वेव जनरेट करवा रहा होगा। अगर आप वेव को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा देयर इज सर्टेन शेप जो कि आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। सही है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हो, हम सिर्फ रस्सी को एक जगह पकड़ के ऊपर और नीचे कर रहे हैं, लेकिन वेव का शेप आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब ये सारी चीजें कि हम जब उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं तो वेव आगे किस तरह बढ़ते हुए जा रही होती है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, उससे पहले आते हैं हम मेजर टाइप्स ऑफ वेव्स पे। ठीक है, देखें वी हैव टू मेजर टाइप्स ऑफ वेव्स। एक है हमारे पास
ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स या मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे होंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे होंगे। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के हवाले से हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल रहती है, दैट इज द साउंड वेव। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती क्या है उनको अभी देखेंगे, एंड फिर रिमेनिंग पार्ट जो होगा इसका, इन डिटेल पार्ट जो होगा इसका कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो हम साउंड वेव्स के साथ ही देख रहे होंगे। ठीक है, देखिए आपके पास there are two types of wave. First is transverse, and you define transverse as waves in which the vibration of the particles are perpendicular to the direction of the propagation of the wave. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इस वाली वेव को देखो, ये जो बनी हुई है यहाँ पे, इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ दीज ऑल पार्टिकल्स आर एक्चुअली वाइब्रेटिंग ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। ये सारे पार्टिकल्स ऊपर नीचे हो रहे हैं अपने एक फिक्स पॉइंट पे रहते हुए। ठीक है, ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा होगा, लेकिन जो वेव है वो एक्चुअली आगे बढ़ रही होगी। मतलब अगेन वही रस्सी वाली एग्जांपल दूं कि वो जो वेव का शेप है वो आपको आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा होता है, तो हम इसे कहते हैं वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। वो वर्टिकल मोशन के ऊपर आ रहा है आपका। ठीक है, वेव का जो ट्रैवल है वो टुवर्ड्स राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आ रहा है आपका। तो वेव के ट्रैवल को हम प्रोपगेशन ऑफ वेव कह रहे होते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर चल रही हो, तो दैट सर्टेन वेव इज रेफर्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। कॉमन टर्म्स में जितनी भी ये वाली वेव्स होती हैं जो एक आपके पास ये साइनोसॉइडल शेप कहलाता है, साइन ग्राफ का शेप कहलाता है, जितनी भी आपके पास साइनोसॉइडल शेप होती हैं ये आपके पास सारी ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब ट्रांसवर्स वेव्स आपको कहाँ कहाँ मिलती हैं? तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप कहते हैं गैमा से लेके रेडियो वेव्स तक का एक पूरा स्पेक्ट्रम जो है। गैमा आप लोगों ने रेडियो वेव्स में मेरे साथ देखा था, माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स को आप जानते हैं, रेडियो एक्टिविटी के अंदर आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा था। विजिबल लाइट, जो आपके पास लाइट है, ये ट्रांसवर्स वेव की एक एग्जांपल है। वाटर के अंदर जो वेव्स फॉर्म हो रही होती हैं, अगर आप पानी के अंदर लहरों को देखो तो वो आपके पास एक अप एंड डाउन मोशन बन रहा होता है, दैट अगेन इज अ ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल। किसी स्टिल वाटर के अंदर अगर आप पत्थर फेंक दो तो आपको रिपल्स बनते हुए नजर आते हैं, दैट अगेन इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है ना, तो ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स हो गई जहां पर आपके पास, अच्छा वजह से पानी के अंदर रिपल बनती है, तो मैंने क्या कहा वहां पे पानी का जो सरफेस है ना वो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है, पानी आगे नहीं बढ़ रहा, पानी सिर्फ ऊपर या नीचे हो रहा है, लेकिन वो जो शेप है ना वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मतलब थोड़ी देर बाद पानी इधर मौजूद होगा, फिर ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। अब ये भी चीज समझ में आ गई कि सर जब वो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आगे क्या बढ़ रहा है, इस चीज को अभी थोड़ी देर में समझते हैं। दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास थी दैट वाज अ ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव, आई एम सॉरी। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द वेव्स जहां पर वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एंड प्रोपगेशन ऑफ द वेव, मतलब पार्टिकल जिस एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे हैं और जिस एक्सिस के ऊपर वेव ट्रैवल कर रही है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर आपके पास पार्टिकल्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो वेव भी आपके पास हॉरिजॉन्टली आगे या पीछे की तरफ जा रही होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल, अब ये जो डायग्राम है ये बड़ी अच्छी सी डायग्राम तो नहीं बनी हुई, ठीक है ना, तो लेकिन मैं जनरली इसको समझाता हूँ आपको। आप लोगों ने बचपन में एक स्लिंगी स्प्रिंग आता है उसको देखा होगा, बड़ा लाइट सा स्प्रिंग होता था, उसके साथ हम ऐसे उसको स्विंग करके उसके खेल रहे होते थे। ठीक है, उसके अंदर आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि अगर उस स्प्रिंग को स्लाइड स्ट्रेच करके किसी भी एक एंड से उसको वाइब्रेट हम करवाना शुरू कर दें, ठीक है, तो होता क्या था कि उसमें ऑल्टरनेट कंप्रेशंस एंड एक्सपेंशंस, एक्चुअली एक्सपेंशन का वर्ड नहीं है, रेयर फ्रैक्शन का वर्ड है, लेकिन क्योंकि अभी हमने समझाया नहीं उस बात को, हम तो एक्सपेंशन का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो कहीं से वो कंप्रेस हुआ हुआ होगा, सॉरी, कहीं से वो कंप्रेस हुआ होगा, कहीं से वो एक्सपेंड हो रहा होगा, कहीं से वो कंप्रेस हो रहा होगा, वो अल्टरनेट पैटर्न जो है वो आपके पास आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दैट इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, जहां पर आपके पास एक साइनसॉइडल शेप नहीं बनता, आपके पास एक वाइब्रेटरी टू एंड फ्रो शेप बनता हुआ आगे वेव जा रही होती है। ठीक है, इसकी बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल आपके पास साउंड वेव है। ठीक है, चले जी, आई होप यहाँ तक तो कोई ऐसा कोई चीज कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो। अब द पॉइंट इज कि जो बार बार एक जुमला इस्तेमाल हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर से समझाते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है ना, वो हमारे पास दे आर द वेव जो कि आपके पास क्या कहते हैं,
पैरेलल टू दी डायरेक्शन ऑफ दी वेव ट्रैवल कर रही हो। मतलब वेव अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है तो जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होंगी वो भी आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ही चल रही होंगी। ठीक है, सो दीज आर पैरेलल वेव्स। मैंने उसकी एग्जांपल दी, मैंने कहा अगर स्लिंगी स्प्रिंग होता था, हम उसको वाइब्रेट करवा रहे होते थे टू एंड फ्रो, तो उसके अंदर आपके पास क्या होता था, कहीं से कंप्रेशन आ रहा है, कहीं से रेयर पैक्शन आ रहा है, मतलब कहीं से एक्सपेंशन आ रहा है, और वो ऑल्टरनेट पैटर्न आगे बढ़ता चला जा रहा होता था। दीज आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, आई होप बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में शायद नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हम इसको सुकून से थोड़ा बहुत देखेंगे, तो आई होप समझ में आया होगा। If I can find something for you guys that I could show you कि what a longitudinal wave is, so just give me a second. चलें जी, मीनवाइल अगर कोई सवाल है यहाँ पर तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। आई एम जस्ट फाइंडिंग अ परफेक्ट डायग्राम फॉर यू गाइस। ठीक है, चलें, नहीं, वी डोंट हैव एनी सच सिमुलेशंस अच्छी वाली, तो जो मैं यहाँ पे आप लोग को शो कर सकूँ, तो we'll ट्राई। चलें, सो देयर इज वन। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि व्हाट अ ट्रांसवर्स वेव, व्हाट अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक्चुअली लुक्स लाइक। ठीक है, चलें। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि ये जो मेरी सिमुलेशन स्क्रीन है, आई होप ये आप लोग सब देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगर इसको गौर से देखो तो यहाँ पर आपके पास देयर इज अ स्पीकर। ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड। ठीक है, और इसके आगे जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स जो हैं वो आपके पास अगर उनको गौर से देखो, किसी भी एक पार्टिकल को गौर कर लो, फॉर एग्जांपल किसी भी एक रेड वाले पार्टिकल को अगर आप देख लें, तो मुझे पहले ये बताइएगा, कैन यू सी दी एनोटेशन? यस। अच्छा, आप इसका एरो देख पा रहे हैं ना मेरा? तो आप इस एरो को, अगर इस रेड वाले पार्टिकल को जिसके अराउंड में अपना कर्सर घुमा रहा हूं, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दो, तो इस वाले पार्टिकल को देखो तो ये लेफ्ट राइट आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो किसी भी एक पैटर्न को, ये जो कंप्रेशन का सर्कुलर पैटर्न बन रहा है, इस किसी भी एक पैटर्न को गौर करो तो आपको ये पैटर्न जो है टुवर्ड्स राइट एक्सपेंड होता हुआ, मतलब टुवर्ड्स राइट मूव होता हुआ नजर आ जाएगा। तो अब अगर गौर करो कि वेव तो आगे बढ़ रही है, वेव का शेप आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। पार्टिकल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, अगर मैं इसको वेव की शक्ल में दिखाऊं तो ये पार्टिकल्स की शक्ल में था, एक्चुअली आपके पास ये वेव्स इस तरह आगे बढ़ रही हैं। तो किसी भी एक ब्लैक पैटर्न को गौर करो, तो ब्लैक पैटर्न जो कि इस वक्त जनरेट हुआ स्पीकर के पास से, अब उसको देखते चले जाओ तो वो आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है आपके पास। दिस इज बेसिकली द वेव पैटर्न, द वेव शेप। लेकिन पार्टिकल्स आगे नहीं जा रहे, पार्टिकल्स जो है वो आपके पास इस टाइप का मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का एक्चुअली बिहेवियर है। ठीक है, तो गौर करोगे कि जहां जहां ब्लैक व्हाइट लाइंस है वहां पे पार्टिकल्स करीब है, जहां पे ब्लैक लाइंस है वहां पे पार्टिकल्स एक्चुअली एक दूसरे से दूर है। सो दिस इज हाउ दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स लुक्स लाइक। ठीक है, अगर इसकी जगह में ट्रांसवर्स वेव को अगर हम देखें, लाइक जैसे वेव फॉर्म्स इन एनी वाटर रिपल्स, तो वो आपके पास एक इस तरह की ट्रांसवर्स वेव बन रही होती है। बहरहाल ये टॉप व्यू है, अगर हम इसका साइड व्यू देखें तो हमें यहाँ से नजर आएगा, ये बेसिकली आपके पास दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर के गिरने से आपके पास यहाँ पे एक कंटिन्यूअस वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर आप देखो तो अप एंड डाउन की वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। ये टोटल पानी जो यहाँ पर आप देख रहे हो इस लेयर पे, ये पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, ये पानी ऊपर या नीचे हो रहा है, लेकिन जो शेप है इनका ऑल्टरनेट पैटर्न, ठीक है, जो वाइब्रेटरी शेप है, दैट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जनाब शायद पानी आगे बढ़ा, ऑल्दो कि ये सिर्फ पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे ये नीचे था फिर ये ऊपर हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह करके आपके पास चल रहा है। इवन के अगर आप लाइट एग्जांपल्स दो, लाइट भी जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल ऑफ अ
ट्रांसवर्स वेव ओवर हियर, ठीक है। लाइट का ट्रांसवर्स होना यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी से नहीं दिखाया जा सकता, सो दीज आर ओनली दी वेव फ्रंट जो कि यहाँ पर शो रहे हैं। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू दी लेक्चर स्क्रीन। चले, ठीक है। अब एक चीज को यहाँ पे समझना है हमें, हमने समझना ये है कि जिसे हम वाइब्रेशन कह रहे हैं, पहले उसको एक दफा समझ लेते हैं। एमसीक्यूज में कभी कभी इस टाइप की चीजें आ ही जाती हैं, ठीक है। तो देखें, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल वो क्या होता है आपके पास, दैट इज बेसिकली, अगर आप एक पार्टिकल को कंसिडर करो और ये उसका एक मेन पोजीशन है, ठीक है। जब ये अपने मेन पोजीशन से सर्टेन डिस्टेंस ऊपर, फिर वापस उसी पॉइंट पर, फिर उतना ही डिस्प्लेसमेंट ऑन ए नेगेटिव एक्सिस एंड रिटर्निंग बैक टू द सेम पोजीशन, मतलब ऊपर नीचे एंड फिर वापस, ये इसका एक कंप्लीट वाइब्रेशन कहलाता है, ये इसका कंप्लीट ऑसिलेशन कहलाता है। जस्ट लाइक यू हैव अ स्विंग्स बिहेवियर, आप स्विंग के ऊपर बैठते हो तो आप टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हो, कोई भी पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये होती है इसकी वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा होता है, अब उससे वेव किस तरह जनरेट होती है वो पॉइंट जरा आप लोग यहाँ पे देखेगा, ठीक है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो, अब आपने सिर्फ समझ भी लेना है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके दिमाग में वेव की जनरेशन समझ में आ जाएगी। इसको बनाना है या ना बनाना वो उसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अब जो हम समझ रहे हैं, हमारा टारगेट यहाँ पे ये है कि वहां पे हम इस बात से समझेंगे कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, ये वेव किस तरह आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, देखें, लेट्स से कि इमेजिन ये जो ब्लैक वाले डॉट्स हैं पहले, ठीक है, ये ब्लैक वाले डॉट्स आर दी मीन पोजीशन, मतलब यूं समझ लें जब पानी जो है वो बिल्कुल स्टेशनरी था और हमने वो लिक्विड की ड्रिपिंग ऑन नहीं की थी, तो उस वक्त जो है तमाम पॉइंट्स जो थे या तमाम पार्टिकल्स जो थे वो आपके पास इस स्टेशनरी पोजीशन के ऊपर मौजूद थे, ठीक है। अब यहां से जब वो लिक्विड ड्रॉपलेट जो भी हमने सिमुलेशन के अंदर देखा वो ड्रॉप होने लगा, तो होगा क्या, वो तमाम पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब लेट्स से कि जो वेव जनरेट हुई थी पहले वो इन रेड डॉट्स पर हुई थी, मतलब हर पार्टिकल वर्टिकली अप एंड डाउन मूव होगा, लेकिन ऑल्टरनेट पैटर्न्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल्स एक साथ नीचे गए फिर सारे पार्टिकल्स एक साथ ऊपर आए, बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या होगा, इफ दीज पार्टिकल्स आर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये सारे पार्टिकल्स विल मूव वर्टिकली डाउन, फिर फर्दर ये अपनी मीन पोजीशन से नीचे एंड सो ऑन, ये तमाम पार्टिकल्स एक ऑल्टरनेट पोजीशन रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास ये वेव का शेप बनकर के आता है, सही है ना। वेव आगे किस तरह बढ़ती हुई नजर आती है, अब उसको ध्यान से देखना। देखिए, मैंने कहा था कि वेव एज एन एनर्जी कैरियर, ठीक है। हर पार्टिकल की एनर्जी उसकी फिजिकल पोजीशन से डिसाइड की जाएगी, मतलब ये पार्टिकल फिजिकली यहाँ मौजूद है, इसकी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, ये वैल्यू यहाँ मौजूद है, इसकी एक सर्टेन एनर्जी होगी, ये यहाँ मौजूद है, इसकी एक सर्टेन एनर्जी होगी एंड सो ऑन, हर पार्टिकल की एक डिफरेंट एनर्जी है। एनर्जी कैरियर का मतलब ये है कि हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे देगा और खुद प्रीवियस पार्टिकल से उसकी एनर्जी ले लेगा, तो ये इसकी अपनी एनर्जी इस तरह ट्रांसफर हो रही है, हर पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे रहा है, इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होगी। अच्छा, अब अगर उसने अपनी एनर्जी उसको सामने वाले पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी, तो इसका मतलब ये है कि तो जिस पोजीशन पे प्रीवियस पार्टिकल था, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस वाले पार्टिकल की बात करूं, इसने इससे एनर्जी बोरो की, तो पार्टिकल ए और पार्टिकल बी कह लेते हैं। पार्टिकल बी ने पार्टिकल ए से पोजीशन एनर्जी एनर्जी बोरो की है, तो अब पार्टिकल बी उस फिजिकल लोकेशन पर आ जाएगा जहां पर पार्टिकल बी ए मौजूद था, क्योंकि वो उसका एनर्जी लेवल था वो वहां पर आ गया, तो पार्टिकल बी नीचे आ गया। पार्टिकल ए ने लेट से पार्टिकल सी से एनर्जी ली थी, तो पार्टिकल ए मूव होकर के इधर आ गया। सिमिलरली हर पार्टिकल जो है वो अपनी वर्टिकल पोजीशन चेंज करेगा। अब देखिए वर्टिकल पोजीशन चेंज होना, बेटा ये वाला पार्टिकल नेक्स्ट इंस्टेंट पे यहाँ आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया। मैंने क्या कहा था, ऑल्टरनेट ऊपर नीचे जा रहे होंगे, ये नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह पार्टिकल्स, हर पार्टिकल को देखो, या तो वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है या वर्टिकली डाउन जा रहा है, ठीक है। तो पहले जो वेव थी वो आपके पास ये रेड डॉट्स थे, ठीक है। अब जो वेव है वो कहाँ है आपके पास, वो वेव यहाँ है। तो अगर इसको कंपेयर करो, अगर मैं यहाँ पे वेव बना करके दे दूं आपको, लेट्स से कि मैंने कहा था कि पहले जो वेव थी वो ये रेड वाले डॉट से सारे,
दिस वाज द फर्स्ट वेव, और जो सेकंड वेव है ये ऑरेंज वाले डॉट्स थे जो कि ये। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो यू कैन रियलाइज कि हाँ भाई वेव का जो शेप था वो आगे बढ़ चुका है, स्लाइटली एक यूनिट आगे हो गया। हालांकि अभी हमने बहुत डिटेल में देखा कि पार्टिकल्स लेफ्ट या राइट मूव नहीं हुए, ठीक है। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव हुए थे, लेकिन उनके अप एंड डाउन मूव होने से उनका जो शेप है वो टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट मूव होता। तो वहां जो मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने आपको समझाया था कि देखें पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, पानी ऊपर नीचे ही हो रहा है, ऑल्टरनेट पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा होता तो हमें ऐसा लग रहा होता कि वो चीज ऊपर जा रही है। जस्ट लाइक अगर मैं किसी स्प्रिंग को वर्टिकली रख करके घुमाना शुरू करूं तो मुझे ऐसा लगेगा स्प्रिंग या तो अंदर जा रहा है या तो बाहर आ रहा है, हालांकि स्प्रिंग कहीं नहीं जा रहा होता। एक इल्यूजन होती है, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने देखा होगा, जैसे वो आर्म फोर्सेस की परेड्स होती हैं, वो एक लाइन से खड़े होते हैं और ऑल्टरनेटिवली अपना वेपन ऊपर या नीचे करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक लहर सी गुजरी है, हालांकि कुछ भी नहीं गुजरा होता वहां पे, वो पार्टिकल सिर्फ ऊपर या नीचे होते हैं आपके पास। सो दिस इज व्हाट प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, कि वेव का जो शेप है वो आगे बढ़ रहा है, दिस इज व्हाट रेफर्ड एज प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। इसको हम कहते हैं ये हो रही है एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती चली आ रही है, पार्टिकल्स की मूवमेंट अप एंड डाउन में। तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ ट्रांसवर्स वेव इन डिटेल लुक्स लाइक, ठीक है। मुझे बताइएगा यहां पर कोई सवाल, यहां पर कोई इश्यू, कोई सवाल अगर पूछना हो तो यहाँ पूछिएगा। नो इश्यूज, गुड हो गया। चले, अब आते हैं वेव की कुछ टर्मिनोलॉजीज की तरफ, ठीक है, जो हम टर्मिनोलॉजीज थ्रू आउट दी चैप्टर इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। देखें वेव की सर्टेन टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू अ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। हमारे पास ये एक ट्रांसवर्स वेव बनी हुई, अब इसके क्या क्या फीचर्स हमने देखने। सबसे पहला फीचर हम देखते हैं इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। देखिए ये तो हमें समझ में आ गया कि ये जो वेव हम बना रहे हैं एक्चुअली ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जिसको हम जो लाइन ज्वाइन करके इस तरह बना देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा कि हर पार्टिकल जो ऊपर नीचे जा रहा है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, कि हर पार्टिकल मैक्सिमम इस लेवल तक जाएगा। तो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज रेफर्ड एज इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। आसान सादा लफ्जों में इसको हाइट ऑफ अ वेव भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन टेक्निकली समझे तो ज्यादा बेहतर है कि बेटे ये एक पार्टिकल की मैक्सिमम वाइब्रेशन है, कि एक सिंगल पार्टिकल वो किस हद तक वर्टिकली अपवर्ड जाएगा, वो ये है, ठीक है। तो जो ऑसिलेशन बिहेवियर हमने डिस्कस किया था, तो एक ऑसिलेशन बिहेवियर में जो एक्स हमने डिस्कस किया था कि डिस्प्लेसमेंट एक्स ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स ऊपर जा रहा है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? एम्पलीट्यूड। लेकिन माइंडेड एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास मेन पोजीशन से वन डायरेक्शन में मेंशन किया जाएगा, या तो ये या फिर ये नीचे वाला, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक इट्स नॉट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिर्फ आपके पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो पहली चीज हो गई एम्पलीट्यूड, क्योंकि कि एक डिस्प्लेसमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेव, ठीक है। आप इसके यूनिट्स मिलीमीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर्स में देख सकते हो। अगर मैं वाटर वेव्स की बात करूं तो डेफिनेटली इट कुड गो टुवर्ड्स मीटर्स आल्सो, ठीक है। लेकिन अगर मैं जनरल वेव्स की बात करूंगा, नॉर्मल सी जैसे लाइट वेव की, तो ये बहुत ही छोटे से होते हैं भाई, मिलीमीटर्स में भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे द सेकेंड इज वेव लेंथ। देखें वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द टर्म लेमडा, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड, लेमडा, ठीक है ना। लेमडा इज बेसिकली द सिंबल फॉर वेव लेंथ, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ कि ये क्या चीज है आपके पास। ये है आपके पास लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव, एक वेव जो आगे बढ़ती है उसकी कितनी लेंथ थी, ठीक है। मतलब अगर एक वेव देखा जाए तो यहां से आपके पास वेव स्टार्ट हुई थी एंड ये वेव यहां पर खत्म हो रही है। मुझे कैसे पता ये वेव यहां पे खत्म हो रही है? क्योंकि बियॉन्ड दिस पॉइंट दोबारा यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो जहां वो पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए समझ लें कि आपके पास एक न्यू वेव आ चुकी हुई है, ठीक है। सो दिस लेंथ ऑफ दिस वेव इज बेसिकली रेफर्ड एज वेवलेंथ, ठीक है ना। अच्छा, वेवलेंथ को मैं यहां से मतलब स्टार्ट एंड एंड पॉइंट से भी मेजर कर सकता हूँ। I can measure it from a top point to another top point, या फिर a bottom point to another bottom point। ये जो टॉप पॉइंट है जिसको मैंने टॉप पॉइंट कहा है, बेसिकली दीज आर रेफर्ड एज
क्रेस्ट ऑफ अ वेव। ठीक है, ये आपके पास कहलाते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है आपके पास? दी पीक्स जो वेव में बन रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो बॉटम पॉइंट है ये आपके पास कहलाते हैं ट्रफ। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ वुड बी रेफर्ड एज अ वेवलेंथ, लेंथ ऑफ अ कंप्लीट वेव। ठीक है, थर्ड आपके पास आता है, अच्छा ये जो मैंने बात बोली है इसको थोड़ी देर के लिए अभी हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव इन फेज पॉइंट, तो मैं इसको एनहांस वर्जन में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास टाइम पीरियड। ठीक है, अब डेफिनेटली नाम से जाहिर हो रहा होगा, टाइम पीरियड इज बेसिकली आपके पास टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव, एक पूरी वेव को बनने में जो टाइम लगता है, एंड ये वही टाइम है जो एक पार्टिकल को ऑसिलेट होने में लगा है। देखें, अगर आप किसी भी एक पार्टिकल की बात करेंगे, ये वाले पार्टिकल लेट्स से कि ये यहाँ से पूरा ऑसिलेट होकर के वापस आएगा, तो इतनी देर में तमाम पार्टिकल्स भी इतना ही ऑसिलेट होकर अपनी जगह पे वापस आएंगे। अपनी जगह पे वापस आने का मतलब है कि एक दूसरी वेव बना दी और वो प्रीवियस वेव आगे बन चुकी है, तो मतलब एक कंप्लीट वेव बन चुकी थी। आसान लफ्जों में एक वेव का जो टाइम होता है बेसिकली दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक दैट वुड बी रेफर्ड एज, दिस वुड बी रेफर्ड एज टाइम। आधी वेव का टाइम होगा t/2, क्वार्टर वेव का टाइम होगा t/4, थ्री क्वार्टर वेव का टाइम होगा 3t/4 एंड सो ऑन। ठीक है, लीनियरली। इसी तरह जैसे ये डिस्टेंस आपके पास लैम्डा, तो ये हाफ डिस्टेंस होगा आपके पास λ/2, क्वार्टर डिस्टेंस होगा आपके पास λ/4, थ्री क्वार्टर डिस्टेंस होगा आपके पास 3λ/4। ठीक है, अपॉन टाइम t जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है दैट इज लैम्डा। हाफ टाइम में जो वेवलेंथ बनेगी दैट वुड बी λ/2। क्वार्टर टाइम में जो वेव बनेगी उसका डिस्टेंस होगा λ/4। थ्री क्वार्टर टाइम्स में जो वेवलेंथ बनेगी दैट वुड बी 3λ/4। तो सेम रेशियो के साथ आपके पास चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज हो गई आपके पास एम्पलीट्यूड ए, एक चीज हो गई वेवलेंथ लैम्डा, लेंथ लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। तीसरी चीज हो गई आपके पास टाइम पीरियड, जिसको हम सेकंड्स के अंदर मेजर करते हैं बिकॉज इट्स टाइम। ठीक है, तो सेकंड्स में हम इसको मेजर करेंगे, ये हो गया आपके पास एक कंप्लीट वेव को फॉर्म होने में जो टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आती है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी का वर्ड आप इसको रिलेट करें विद द टर्म फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब क्या है? हाउ ऑफन, कितना रिपीटेडली, टाइम के अंदर कितनी दफा। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू डू दिस और दैट, तो मैं पूछना चाहूंगा भाई एक दिन के अंदर कितनी दफा, एक दिन में 4 दफा दवा लेनी है या व्हाट्सएवर। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज के एक वेव कितने टाइम के अंदर बन रही है। ठीक है, सॉरी दैट इज टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है। अरे बस समझ, नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड होता है एक वो कंप्लीट वेव का टाइम, और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बन जाती है दैट बिकम्स के नंबर ऑफ वेव्स, मतलब अगर मैं जनरली देखूं तो वन वेव अपॉन टाइम। ठीक है, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज हर्ट्ज, एंड हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये 1/2 होता है, 1/टाइम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि वन कंप्लीट वेव, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखूं, मैं कहूँ कि इफ वन, अगर टाइम पीरियड जो था लेट्स से कि इट वाज 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगी वो 1/4 मतलब 0.25 सेकेंड, 0.25 हर्ट्स हो जाएगी। 0.25 हर्ट्स होने का मतलब ये है कि आपके पास जो एक वेव था, पूरा वेव ये बना था 4 सेकंड के अंदर, और 1 सेकंड के अंदर आपके पास सिर्फ इसका एक क्वार्टर पार्ट बन रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट रिसेंटली पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि आपके घर पे जो एसी आता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्स। 60 हर्ट्स का क्या मतलब होता है? 60 वेव्स आती हैं पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर 60 वेव जनरेट हो रही होती है। एक सेकेंड में हम जो बोलते थे ना कि 60 दफा ऑन एंड ऑफ हो रहा होगा, ऑन एंड ऑफ क्यों हो रहा होगा 60 दफा? क्योंकि 60 ऑल्टरनेटिंग वेव्स आपके पास एक सेकेंड के आ रही हैं। दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी इज। अब फ्रीक्वेंसी को मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों बोला था वो सुनिएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वेव। जो फ्रीक्वेंसी है वो एक वेव की आइडेंटिटी है।
वेव जो है सर्टेन फिनोमेनास फॉलो करेगी, ठीक है, मतलब वेव विल अंडरगो रिफ्लेक्शन, वेव विल अंडरगो रिफ्रैक्शन, वेव विल अंडरगो डिफ्रैक्शन। ऐसे में वेव की सर्टेन प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन में वेव की स्पीड चेंज होती है, वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाती है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे वेव के एम्पलीट्यूड चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं हो सकती, दैट इज वेव की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना मतलब एक सेकंड वेव लेकर के आता है, न्यू वेव। मतलब अगर एक वेव है 60 हर्ट्ज की, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 61 कर दी, तो मतलब एक न्यू वेव क्रिएट हो गई है। 60 हर्ट्ज मतलब एक अलग वेव थी। जस्ट लाइक प्रोटॉन नंबर, मैंने एग्जांपल दी थी, मैं कहता था प्रोटॉन नंबर एक एटम की आइडेंटिटी है। बिल्कुल इसी तरह वेव की आइडेंटिटी उसकी फ्रीक्वेंसी है। सही है ना। आप प्रोटॉन नंबर चेंज करते हैं तो मतलब आपने एटम ही चेंज कर दिया, नया एटम बना दिया। तो इसी तरह आपने अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो इसका मतलब है कि आपने नई वेव क्रिएट कर दी। अब इसकी एग्जांपल ना मैं साउंड से, कलर से दे देते हैं, चले। देखिए आपके पास डिफरेंट कलर्स है ना, ठीक है। अगर मैं रेनबो कलर्स की बात कर लूँ, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। रेड की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, ऑरेंज की एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, एंड इसी तरह येलो, ग्रीन वगैरह की सबकी अलग फ्रीक्वेंसी है। अगर आपने एक फ्रीक्वेंसी रखी हुई ना, दैट इज रेड, आपने फ्रीक्वेंसी चेंज की, आप कलर चेंज कर दोगे, मतलब आप डिफरेंट वेव लेकर के आ गए, ठीक है। इसी तरह एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने अगर रेडियो वेव्स, रेडियो चैनल्स आपने देखे होंगे, तो रेडियो चैनल्स आप क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं 106.2, आप सुनते हैं 97, आप सुनते हैं 100, 101, आप सुनते हैं 100, आप सुनते हैं 107। ये क्या है? ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये 106.2 मेगा हर्ट्स, 107 मेगा हर्ट्स, 101, 101 मेगा हर्ट, 103 मेगा हर्ट्स, 100 मेगा हर्ट्स, 97 मेगा हर्ट्स, ये उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज दी हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मैनुअल या फिर जो भी वो मैनुअली सेलेक्टर उसका यूज किया हो कभी, तो आप 106.2 पर हो, ठीक है, आप 106.3 पे चले जाओ, यू लूज द कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि आप एक बिल्कुल डिफरेंट वेव के ऊपर चले गए, ठीक है। रेडियो वेव्स के अंदर ये सिग्नल पे चले गए हो वाली चीज मैं समझाऊंगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी जो फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन है, वेव अंडरगोस एनी ऑफ द फिनोमेना, सब कुछ भी चेंज हो सकता है। एम्पलीट्यूड कहीं पे, एम्पलीट्यूड मतलब हर जगह नहीं, कहीं पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा, कहीं पे स्पीड चेंज हो रही होगी, कहीं पे उसका वेवलेंथ चेंज हो रहा होगा। किसी सूरत में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, किसी सूरत में वेव कोई भी फिनोमेना क्रॉस कर ले, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होगी? देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे हाथ में एक रस्सी है और मैं रस्सी से वेव जनरेट करवाना शुरू कर दूं, ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी से मैं अपने हाथ को मूव कर रहा हूं, उसी फ्रीक्वेंसी से वेव जनरेट हो रही होगी। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं उस रस्सी के ऊपर कोई वजन डाल दूं, कपड़े लटका दिए किसी ने उस रस्सी के ऊपर, तो डेफिनेटली उस रस्सी के एम्पलीट्यूड के ऊपर फर्क पड़ेगा। डेफिनेटली हो सकता है कि उस वेव के शेप के ऊपर कोई फर्क पड़ जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी तरह से लाइट वेव की मैं एग्जांपल ली, लाइट वेव आपके पास सन जनरेट कर रहा है, सन जो फ्रीक्वेंसी, मतलब वहां से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, दैट इज ऑलरेडी सेट फ्रीक्वेंसी। अब ये लाइट आपके पास एयर से गुजरे, लाइट आपके पास वाटर से गुजरे, लाइट आपके पास किसी भी मीडियम से गुजरे, रिफ्लेक्ट करे, रिफ्रैक्ट करे, भाई फ्रीक्वेंसी तो सन ने जनरेट करके दी थी ना। तो यहाँ पे इस बात पर कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी वाली बात था? एक दफा आप मुझे स्पेसिफाई करो, किस बात को रिपीट करना है? एग्जैक्टली बताना, फ्रीक्वेंसी वाली बात को। हाँ ठीक है। देखिए मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ठीक है। तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर एक, मैंने अभी अभी हम लोगों ने वाटर वेव्स की एग्जांपल ली थी ना, तो उसकी एग्जांपल लो, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक वाटर टैंक था, ठीक है, उसके अंदर आपके पास वेव जनरेट हो रही थी, और वेव्स की सर्टेन फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने एक हैवी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। इस हैवी ऑब्जेक्ट के प्लेस करने से क्या हुआ कि जो वेव है अब वो डिस्टॉर्टेड आ रही है, मतलब थोड़ा सा वेव का एम्पलीट्यूड पे फर्क पड़ गया। लेट्स से कि इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हैवी बॉक्स, ठीक है। लेकिन क्या चीज चेंज नहीं होगी इसकी? हो सकता है स्पीड चेंज हो, फ्रीक्वेंसी थी ना वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि इसको वेव को जनरेट कौन करवा रहा था, ठीक है ना। अब कोई भी जनरेटिंग कॉज होगा,
आपने उसको तो नहीं छेड़ा ना। हाँ, जब तक आप उस जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, तब तक आप साउंड को चेंज, जब तक आप वेव को चेंज नहीं कर रहे। आ रही है वो समझ में? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल आप साउंड सुन रहे होते हैं ना, आप कोई भी म्यूजिक सुन रहे हैं, आप उसका आप उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा करते हैं। तो जब आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा कर रहे होते हैं, लेकिन आप आवाज़ तो नहीं चेंज कर सकते ना। मतलब जिस सिंगर की आवाज़ है आपको उसी में सुनाई दे रही होगी, मगर उसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी ऑल्टर नहीं की, वो वही फ्रीक्वेंसी है जो आपको सुनाई दे रही है। क्लियर हुई बात? या कलर से मैंने एग्जांपल दी कि अगर किसी भी स्पेसिफिक कलर की फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दूं तो मैं एक्चुअली कलर ही चेंज कर दूंगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास एक रेड कलर ये है, इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। एक रेड कलर आपके पास ये वाला है, इसकी दूसरी फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी स्लाइटली और चेंज करूं तो रेड कलर चेंज हो गया, मतलब बिल्कुल ही नई वेव जनरेट हो रही है आपके पास। तो इन तमाम रेड्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी, कहने पे सब रेड है, लेकिन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग होगी। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके पास वेव को ही चेंज कर रहा हूँ। अब ये बात क्लियर? चले, अब लास्ट कॉन्सेप्ट देखें। उसके उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, बल्कि एक चीज और समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। दैट इज स्पीड ऑफ अ वेव। अब देखें, एक चीज ये है कि अभी एक चीज समझी थी कि जनाब पार्टिकल्स सिर्फ अप एंड डाउन मूव करते हैं, तो ये स्पीड ऑफ अ वेव क्या चीज है? ठीक है, स्पीड ऑफ अ वेव इज द स्पीड एट विच द वेव प्रोपोगेट। मतलब जो हमने बोला था कि वेव का जो शेप है आगे बढ़ता चला जा रहा है, जो अभी हमने सिमुलेशंस के अंदर भी देखा था। तो जिस स्पीड से वो शेप आगे बढ़ रहा है, ठीक है, या जैसे रस्सी के अंदर वो आपके पास क्रेस्ट एंड ट्रफ बन रहे थे, तो कितनी स्पीड से वो क्रेस्ट एंड ट्रफ आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज स्पीड ऑफ अ वेव। ठीक है। स्पीड ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड या फिर इज कैलकुलेटेड मेजर्ड बाय द फॉर्मूला v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है। यहाँ पे v जो है ये आपके पास स्पीड है। ठीक है। f आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एंड लैम्डा आपके पास वेवलेंथ है। ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि एफ इक्वल्स टू वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा आया कहाँ से, उसको एक दफा देख लेते हैं। देखिए स्पीड का या वेलोसिटी का आपके पास एक जनरल फॉर्मूला जो है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अगर मैं एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो वो एक कंप्लीट वेव का डिस्टेंस उसका वेवलेंथ कहलाएगा। तो इस एस की जगह मैंने वेवलेंथ रिप्लेस किया। और इसी तरह एक कंप्लीट वेव को जो टाइम लग रहा है, उस कंप्लीट वेव का जो टाइम है दैट वुड बी रेफर्ड एज टाइम पीरियड। ठीक है। तो ये एस ओवर टी बना लेमडा अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है। अच्छा, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो मैंने उसको एफ लेमडा के तौर पे लिख दिया। तो यहां से ये चीज हमारे पास बनी, v इक्वल टू एफ लेमडा, स्पीड एट विच अ वेव प्रोपोगेट्स। ठीक है। ये पार्टिकल्स की स्पीड नहीं है। समझ में आ रही है बात? चले, एक आखिरी चीज जो अभी हमने समझनी है, दैट इज द वेव फ्रंट्स। ठीक है। और फिर इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चंस। अभी हम क्वेश्चंस नहीं देख पाएंगे इसके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। तो हम इसी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑन वेंसडे सेम टाइमिंग। ठीक है ना? तो एक चीज हमने देखनी, वेव फ्रंट्स। अभी जब मैं सिमुलेशंस बता रहा था तो सिमुलेशंस के अंदर मैंने आपसे कहा था कि भी ये जो सर्कुलर लाइंस हैं ये वेव फ्रंट्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये वेव फ्रंट्स क्या चीज होती है, जरा उसको समझिएगा। देखें, अगर किसी स्टिल वाटर के अंदर कहीं एक पानी वानी जमा हो, जैसे अभी बारिश के बाद काफी जगह पानी जमा हुआ है, पानी जमा हुआ स्टिल हो, ठीक है, आप उसके सेंटर में एक पत्थर फेंकें। आप जैसे ही पत्थर फेंकते हैं तो आपको सर्कुलर रिपल्स नजर आती हैं। ठीक है, आपको सर्कुलर पैटर्न्स नजर आते हैं। वो सर्कुलर पैटर्न्स क्या होते हैं? दो सर्कुलर पैटर्न्स आर बेसिकली दी वेव फ्रंट्स। वो वेव फ्रंट्स क्या है? देखें, आपके पास जो वेव होगी ना, वो एक सिंगल वेव नहीं होगी ना। आपके पास जो वेव ट्रैवल कर रही है वो बेसिकली आपके पास सीक्वेंस में मल्टीपल वेव्स हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक वेव ऐसे जा रही, ठीक है,
आई सेड कि ये आपके पास एक वेव था, ठीक है, इसी के साथ एक दूसरी वेव जा रही होगी नीचे, या फिर इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक दूसरी वेव चल रही है, इसी के पैरेलल तीसरी एंड मल्टीपल वेव्स आपके पास जा रही होंगी, ठीक है। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है, वेव फ्रंट वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आप इनके क्रेस्ट को ज्वाइन करके अलाइन करके वेव की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो मैंने अगर कहा कि ये मेरे पास तमाम वेव्स थी जो कि जा रही थी, ठीक है, तो इनका वेव फ्रंट क्या होगा वो गौर से समझिएगा। अगर मैं इन तमाम वेव्स का क्रेस्ट को एक इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दूं, मतलब एक क्रेस्ट मैंने लेट्स से ये बनाया, तो उसी वेव्स आगे पीछे हो गई, कोई मसला नहीं है। एक क्रेस्ट मैंने ये बनाया, एक क्रेस्ट को ज्वाइन सॉरी मैंने यहाँ किया। सो दीज इमेजिनरी लाइंस, दीज वर्टिकल लाइंस आर रेफर्ड एज वेव फ्रंट्स, ठीक है। वेव फ्रंट्स आर इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइन द कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, ठीक है। वेव फ्रंट्स अगर आपके पास वर्टिकल बने हुए हैं, मतलब वर्टिकल वेव फ्रंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो वेव है वो एक्चुअली आपके पास इस पाथ पे ट्रैवल कर रही है, तो वेव का जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली ये है। तो हम यूजली क्या करेंगे, हम वेव नहीं बना रहे होंगे इतनी सारी, हम वेव फ्रंट शो कर दिया करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, अब थोड़ी सी लेबलिंग देख लो। ये आपके पास एक्चुअल वेव्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं, ये आपको एक रे या फिर वेव डायरेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो लाइंस हैं आपके पास ब्लू वाली, ये हैं आपके पास वेव फ्रंट्स। अब क्योंकि वेव फ्रंट्स जो हैं वो आपके पास कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है, तो मैं ये कहूंगा कि एक दो वेव्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आपके पास एक वेवलेंथ के बराबर होगा। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो एक वेवलेंथ के बराबर होगा। तो एट टाइम्स होगा कि हम अपनी वेव को इन पैरेलल लाइन से शो कर रहे होंगे। तो एक दफा लिख लेते हैं कि वेव फ्रंट्स होते क्या है, वेव फ्रंट्स आर इमेजिनरी लाइंस। अच्छा, दीज इमेजिनरी लाइंस आर एपरेंट इन वाटर वेव्स, तो हम वाटर वेव्स के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको ट्रिपल टैंक वाला पूरा केस देखेंगे, वाटर वेव्स के अंदर किस तरह होता है। और इमेजिनरी लाइंस जॉइनिंग क्रेस्ट ऑफ पैरेलल वेव्स, ठीक है। अच्छा, वेव फ्रंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेव फ्रंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। वेव फ्रंट्स are always perpendicular to the direction of waves। मतलब आपके पास वेव आगे जा रही है, वेव फ्रंट यूं है तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और कभी ऐसा होता है कि आपके पास वेव जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा था कि अगर हम सेंटर में पानी का कोई एक तालाब था, उसमें मैंने पत्थर वत्थर फेंका, तो यहाँ से जो मेरे पास वेव ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है, तो वेव यहाँ से मेरे पास ट्रैवल करेगी इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वेव यहाँ से इधर भी जा रही है, ठीक है, वेव यहाँ से इधर भी जा रही है, वेव यहाँ से इधर भी जा रही है, इन ऑल डायरेक्शन वेव ट्रैवल कर रही है। तो ऐसे में इवन के डायगनली भी ट्रैवल कर रही होगी, मतलब आपके पास वेव इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर इन ऑल डायरेक्शन। तो ऐसे में जो आपके पास वेव फ्रंट्स बनते हैं वो वेव फ्रंट्स बन रहे होते हैं आपके पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स। सर्कुलर वेव फ्रंट्स किस तरह बनेंगे, जिससे मैंने कहा था सर्कुलर रिपल्स बन रहे होंगे, तो लेट्स से कि वेव फ्रंट्स आपके पास ये बन गया, या फिर इस तरह के वेव फ्रंट्स आपके पास बन रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये वाला, ये आपके पास 1 लैम्डा के बराबर होगा, या इवन ये वाला, ये सारे इक्वल डिस्टेंस है, ये 1 लैम्डा के बराबर होगा, इवन ये वाला ये 1 लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट वेव फ्रंट्स
लुक लाइक। ठीक है, तो आज जो हमने देखा था उसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं बेटा। हम लोगों ने सबसे पहले वेव का मोशन समझा, वेव कहते हैं किसे, एनर्जी कैरियर है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। वेव क्रिएट किस, वेव की दो टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, हमने इंडिविजुअली देखा ट्रांसवर्स किसे कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल किसे कह रहे हैं, हमने एग्जांपल्स देखी उनकी। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि एक ऑसिलेटरी बिहेवियर किसे कहते हैं। फिर हमने वेव की प्रोपोगेशन देखी कि किस तरह पार्टिकल्स अपनी एनर्जी नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वेव्स की टर्मिनोलॉजीज देखी हम लोगों ने, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट ऑफ अ वेव, हम लोगों ने वेव लेंथ देखा, एक वेव का कंप्लीट लेंथ, टाइम पीरियड देखा, एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है, फ्रीक्वेंसी देखी 1/टाइम, स्पीड देखा v=f लैम्डा। ठीक है, एंड बाय द एंड हम लोगों ने इन वेव फ्रंट्स को देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास दैट्स ऑन वेंसडे, सेम टाइमिंग शार्प एट 7 हम स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 7:05 हम स्टार्ट कर लेंगे। तो उस